नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद आप सभी का ACE ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की। इस राजस्थान ज्योग्राफी का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वह होगा राजस्थान का सामान्य परिचय। तो देखिए, आज का जो हमारा बिंदु होगा उसमें हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान जो है, राजस्थान की स्थिति। दूसरा जो बिंदु ले लेंगे हम इसमें राजस्थान का विस्तार। तीसरा बिंदु हम ले लेंगे राजस्थान की आकृति। चौथा बिंदु जो ले लेंगे राजस्थान का आकार। पांचवा बिंदु हम जो ले लेंगे राजस्थान का नामकरण। इसके अलावा अगला जो बिंदु हम लेंगे राजस्थान निर्माण प्रक्रिया। राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया। फिर हम बात करेंगे इसमें जैसे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। देखिए दोस्तों, राजस्थान के सामान्य परिचय में से काफ़ी प्रश्न जो हैं हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं स्टेट लेवल की, उन सभी में खूब सारे प्रश्न आते हैं। इसलिए थोड़ा विस्तार से हम बात करेंगे ताकि आगे आने वाली परीक्षा में जो भी प्रश्न आए उनको हम सही कर सकें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें तो हम क्या पढ़ेंगे, तो राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की विश्व के संदर्भ में या विश्व के मानचित्र में किस प्रकार की स्थिति है, एशिया के मानचित्र में क्या स्थिति है, भारत के मानचित्र में क्या स्थिति है। साथ ही विस्तार में हम अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तारों की बात करेंगे। कितने देशांतरों में राजस्थान फैला हुआ है, कितने अक्षांशों में फैला हुआ है राजस्थान। इसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान जो है, राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति जो पतंगाकार है, ये नाम किसने दिया। इसके अलावा राजस्थान के आकार की हम बात करेंगे। आकार का मतलब हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। भारत के विभिन्न राज्यों में राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थिति है उसकी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जैसे राजस्थान का जो नामकरण है कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा, प्राचीन काल में राजस्थान किस नाम से जाना जाता था, इन सब की हम बात करेंगे। साथ ही राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में अर्थात यहाँ बात आ जाएगी राजस्थान के एकीकरण की। फिर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अर्थात राजस्थान में 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। ये किस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँचे, तो ये पूरी कहानी के रूप में हम इनको पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। तो देखिए, राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के मानचित्र में, या हम कह दें ग्लोब पर, या हम कह दें किस पर, ग्लोब पर। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब जो है वो कहलाता है पृथ्वी का प्रतिरूप। पृथ्वी का प्रतिरूप कहा गया है इसे। ग्लोब को क्या कहा गया है, पृथ्वी का प्रतिरूप कहा गया है किसे, ग्लोब को। तो राजस्थान की स्थिति जो है विश्व के मानचित्र में या ग्लोब पर किस प्रकार से स्थिति है उसकी हम बात करें। जैसे ये हम बात करते हैं पृथ्वी है, इसमें राजस्थान की स्थिति क्या है, तो देखिए दोस्तों, ये 0 डिग्री
और ये 0 डिग्री देशांतर। अर्थात ये राजस्थान जो विश्व है या पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये इधर हो गया आपका उत्तर, ये इधर हो गया दक्षिण, ये इधर हो गया पूर्व और ये इधर हो गया पश्चिम। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो सॉरी अक्षांश रेखा है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इसमें हमें जो देखना है कि राजस्थान किधर है, तो देखिए दोस्तों ये राजस्थान इस साइड में है। तो ये जो दिशा हो गई उत्तर और पूर्व, इस दिशा को क्या बोलेंगे हम, उत्तर पूर्व। ये दिशा हो गई दक्षिण पूर्व, ये दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों जो राजस्थान है वो राजस्थान है इस प्रकार से है, ये देखिए ये राजस्थान की स्थिति हो गई दोस्तों। ये कौन है, इधर राजस्थान है। अर्थात विश्व के मानचित्र में अगर हम बात करें तो राजस्थान किधर है, तो विश्व के मानचित्र में राजस्थान है। राजस्थान की क्या स्थिति हो जाएगी, विश्व के मानचित्र में राजस्थान उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। अगर आपसे पूछे कि ग्लोब जो है या विश्व के मानचित्र में है या पृथ्वी के किस गोलार्ध में राजस्थान है, तो हम यूँ कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान है। और फिर उत्तरी भी अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है। किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है। यूँ भी कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान अवस्थित है, राजस्थान अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, पहली बात हो गई कि विश्व के मानचित्र में या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो ग्लोब पर राजस्थान जो है उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है, या यूं कह दे कौन से गोलार्धों में अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान जो है वो अवस्थित है। अब हम बात करते हैं एशिया के मानचित्र में। एशिया के मानचित्र में राजस्थान किस साइड में है, तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो देखिए ध्यान दें, जैसे ये जो भारत की स्थिति हो गई, फिर इधर आ जाए हम, ये आपकी फारस की खाड़ी, और ये इधर खाड़ी देश आगे जो आपका संयुक्त अरब अमीरात हैं, ये इधर टर्की वाला इलाका, ये जो है एशिया महाद्वीप का एक रफली सा डायग्राम है। इसमें अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो देखिए दोस्तों राजस्थान ये कौन है, इधर राजस्थान की स्थिति है, ये कौन आ गया, राजस्थान है। अब देखिए दोस्तों अगर इसको हम 4 भागों में विभाजित करें तो देखिए हम कह सकते हैं, आप देखिए राजस्थान एशिया के मानचित्र में, एशिया के मानचित्र में, एशिया के मानचित्र में, एशिया के मानचित्र में जो है वो किधर हो गया, देखिए दोस्तों ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम हो गया। दोस्तों अगर आ जाए कि एशिया के मानचित्र में राजस्थान अवस्थित है, तो ऑप्शन हो जैसे उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तब तो आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण में। जब यूँ आ जाए उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान किधर है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान अवस्थित हैं। तो एशिया के मानचित्र में जो राजस्थान है वो किस साइड में हो जाएगा, वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। किस साइड में हो जाएगा,
दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। दोस्तों ध्यान रखना है, एशिया के मानचित्र में जो राजस्थान है उसकी स्थिति है दक्षिण पश्चिम। अगर दक्षिण पश्चिम ऑप्शन न आए और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में यूँ हो कि ए ऑप्शन में दे दिया उत्तर, बी ऑप्शन में दे दिया दक्षिण, सी ऑप्शन में दे दिया पूर्व और एक ऑप्शन में दे दिया पश्चिम, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। अगर फिर वो ये पूछ ले जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और जो एक हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, तो इस प्रकार से अगर दे दे ऑप्शन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिर दक्षिण पश्चिम। उस समय आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें भारत के मानचित्र में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो देखिए दोस्तों, भारत के मानचित्र की हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अगर इस मैप में हम बात करें तो ये राजस्थान है, इस साइड में कौन हो गया दोस्तों? राजस्थान है। देखिए ये जो इलाका आ गया ये किसका है? राजस्थान का है। तो देखिए दोस्तों, अगर भारत को हम 4 भागों में विभाजित करें, भारत को 4 भागों में विभाजित करें, तो ये दिशा देखिए दोस्तों, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ये दिशा आप जानते हैं, दिशाओं का ज्ञान है आपको। तो अब देखिए यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया कि राजस्थान जो है वो भारत के मैप में किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना जरूरी है, तीनों बात हो गई। विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में हमसे पहुंचे तो क्या स्थिति हो गई? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। फिर एशिया के संदर्भ में पहुंचे हमसे, एशिया के संदर्भ में, तो एशिया के संदर्भ में हम क्या बताएंगे? दक्षिण पश्चिम। और फिर हमसे पूछे भारत के मैप में, तो भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में हम क्या बताएंगे? तो भारत के संदर्भ में हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम। ये स्थिति हमें ध्यान रखनी है। विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व है, एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम है और भारत के संदर्भ में जो उत्तर पश्चिम है। इसके बाद में देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं सूर्य के सापेक्ष स्थिति की। भाई जो सूर्य है उसके सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है? तो सूर्य के सापेक्ष स्थिति पढ़ने से पहले हमें जो है ग्लोब की कुछ बातें करेंगे, जिस पर सूर्य जो है किस प्रकार से सीधा चमकता है और क्या स्थिति बनती है। देखिए दोस्तों, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष स्थिति, सूर्य के सापेक्ष स्थिति। देखिए दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री रेखा हो गई हमारी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, ये स्थिति हो गई 23.5 डिग्री, ये जो स्थिति हो गई 66.5 डिग्री, और दोस्तों ये जो ध्रुव आ जाएगा हमारा इस साइड में, ऐसे ही इधर हम ध्यान रखें, ये हो गई 23.5 जो है साउथ, ये हो गई नॉर्थ, नॉर्थ। अब देखिए फिर हम बात करें, ये 66.5 डिग्री साउथ। अब इनके नाम क्या क्या हैं? देखिए दोस्तों, इनके नाम याद रखने हैं। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ये जो है कर्क रेखा है दोस्तों, ये आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा। ये दोस्तों मकर रेखा है, मकर रेखा। और ये दोस्तों हो जाएगी अंटार्कटिक रेखा। ये ध्यान देना है आपको, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा।
तो देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करें, ये सूर्य यहाँ है दोस्तों, ये आपको ज्ञान है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तथा कितनी डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये प्रश्न पूछें तो पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो सूर्य के सामने से जो रेखाएं गुजरेंगी, अगर हम उसकी बात करें, जो सूर्य की जो प्रकाश है वो बना रहेगा, वो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है, इन पर बना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सूर्य जो है अधिकांशतः कहाँ चमकता है, तो सूर्य अधिकांशतः चमकता है, ये चमकता है किस रेखा पर, ये चमकता है आपके भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर सूर्य सर्वाधिक चमकेगा, यहाँ पर सूर्य सर्वाधिक चमकेगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक चमकेगा, तो दोस्तों देखिए, अगर प्रकाश यहाँ सर्वाधिक है तो यहाँ हम कह सकते हैं तापमान सर्वाधिक, तापमान सर्वाधिक। इसके अलावा वायुदाब न्यूनतम, वायुदाब क्या हो गया, न्यूनतम। और यहाँ वर्षा क्या होती है, अधिक, वर्षा अधिक, वर्षा अधिक है। साथ ही हम यहाँ और बात करें तो ये जो रेखा है, इस रेखा पर हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी मिलेंगे। सदाबहार वन जो सघन वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो देखिए दोस्तों, अगर हमसे बात करें जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर विश्व का सर्वाधिक तापमान है, सर्वाधिक तापमान है, इसलिए वायुदाब क्या है, कम है। आपने पढ़ा है तापमान और जो वायुदाब है उसमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वायुदाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोस्तों भूमध्य रेखा की स्थिति यह है, तापमान यहाँ अधिक है तो वायुदाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वायुदाब कम हो रहा है तो हवाएं क्या होती है, यहाँ देखिए गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं और फिर यहाँ सर्वाधिक बारिशें होती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो कटिबंध है, इनके बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कटिबंध है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर हम कह दें कि यहाँ कौन सा कटिबंध पाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ जो है ये उष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा, इधर इसको हम बात करें तो ये कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। ये कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे सूर्य जो है, सूर्य के ध्रुव की तरफ प्रकाश जाएगा, अर्थात तिरछी किरणें पड़ेंगी, ध्रुव की तरफ तिरछी किरणें पड़ेंगी। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 6 माह का दिन व 6 माह की रात होती है। ध्रुव की तरफ अगर हम बात करें तो 6 माह का दिन व 6 माह की रात, 6 माह की रात, 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। तो ध्रुव की तरफ क्या होगा, 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ध्रुव की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। साथ ही आर्कटिक रेखा पर क्या होता है, ये अंटार्कटिक रेखा है और एक कौन सी है, आर्कटिक रेखा है। यहाँ क्या स्थिति होती है दोस्तों, अगर यहाँ हम सूर्य के प्रकाश की हम बात करें तो यहाँ देखिए एक दिन की अवधि और दिन रात की अवधि क्या होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिन रात की अवधि होती है 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात, 24 घंटे का दिन व 24 घंटे की रात, 24 घंटे का दिन व 24 घंटे की रात। तो 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात है, ये अवधि हो गई कितने घंटे की, 48 घंटे की, 48 घंटे की अवधि हो गई। 48 घंटे की अवधि को हम कहते हैं ध्रुवीय दिवस। क्या कहते हैं, ध्रुवीय दिवस। ध्यान रखना दोस्तों, ध्रुवीय दिवस। तो आपसे प्रश्न पूछे, ध्रुवीय दिवस जो होता है उसमें 24 घंटे का दिन होता है और 24 घंटे की रात होती है, अर्थात 48 घंटे की। अगर आपसे बात करें सौर दिवस, किस दिवस की बात करें, सौर दिवस, सौर दिवस। तो सौर दिवस का अर्थ है 24 घंटे की दिन रात की अवधि, दिन रात की अवधि।
दोस्तों ध्यान देना जरूर है। देखिए, जब आपसे पूछे ध्रुवीय दिवस की अवधि होती है तो 48 घंटे, ध्रुवीय दिवस की अवधि होती है तो 48 घंटे। ध्रुवीय दिवस कहने का मतलब जैसे जैसे हम आर्कटिक रेखा से ऊपर जाएंगे तो ऊपर अगर ध्रुव की तरफ पहुंच गए तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाएगी। अगर हम आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा की बात करें तो यहां लगभग 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रातें होती है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय दिवस। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे ध्रुवीय दिवस की अवधि होती है तो आप बताएंगे 48 घंटे की। दोस्तों आपसे पूछे सौर दिवस की अवधि होती है तो हम बताएंगे 24 घंटे की। अर्थात 24 घंटे की अवधि वाला तो कौन सा दिवस हो गया? सौर दिवस। और 48 घंटे की अवधि वाला कौन सा दिवस हो गया? ध्रुवीय दिवस। ये ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है, तो देखिए दोस्तों, ये सूर्य के सापेक्ष अगर हम बात करें तो यहां ध्यान देना, ये रहा आपका राजस्थान। ये राजस्थान रहा। इस राजस्थान में सूर्य की जो किरणें हैं, अगर हम इनकी बात करें तो तिरछी किरणें और सीधी किरणों का प्रश्न आता है। सीधी किरणें और तिरछी किरणों का प्रश्न आता है। तो देखिए, ये इधर तिरछी किरणें हैं और अगर हम बात करें तो ये कौन सी हो गई? सीधी किरणें हो गई। तो दोस्तों अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो देखिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना है। ये अंटार्कटिक रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, आर्कटिक रेखा हो गई। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ और थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जो सूर्य जो है 21 जून को लंबवत चमकेगा। 21 जून को लंबवत चमकेगा। यहां जो है 2 बार चमकेगा, एक तो 21 मार्च व 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर। और यहां अगर हम बात करें तो यहां आ जाएगा 22 दिसंबर। यहां क्या आ जाएगा? 22 दिसंबर। दोस्तों ध्यान रखना है, कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो लंबवत कब चमकता है? तो 21 जून को। भूमध्य रेखा पर लंबवत कब चमकता है? तो 2 बार, एक बार दक्षिण ध्रुव की तरफ से और एक बार उत्तर ध्रुव की तरफ से। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। 21 मार्च को चमकेगा उत्तर ध्रुव की तरफ से और 23 सितंबर को चमकेगा दक्षिण ध्रुव की तरफ से। तो देखिए, जब उत्तर ध्रुव की तरफ से चमकता है तो 21 मार्च जो होता है उसको हम बोलते हैं 21 मार्च। 21 मार्च की अवधि को हम ध्यान रखेंगे, एक नया नाम देते हैं। देखिए, इसको दे रखा है बसंत विषु। बसंत विषु दोस्तों ध्यान रखना है, बसंत विषु। जब सूर्य 21 मार्च को जो है भूमध्य रेखा पर चमकता है तो उसे क्या कहते हैं? बसंत विषु। और जब 23 सितंबर को, कितने को? 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शरद विषु। शरद विषु, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए, ध्यान दें, भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई। आपसे पूछे सूर्य जो है 21 जून को कहां पर लंबवत चमकेगा, तो हम बताएंगे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। फिर भूमध्य रेखा पर सूर्य कब लंबवत रहता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब 21 मार्च सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर है अर्थात उत्तरी ध्रुव की तरफ से लंबवत चमक रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? बसंत विषु। ये जरूर ध्यान रखना है, बसंत विषु। तो हमसे ये पूछ ले कि दिन रात की अवधि बराबर होती है तो बसंत विषु आंसर करें। जिस प्रकार से ऑप्शन आ जाए अलग अलग है तो ये ध्यान रखना है, शरद विषु और बसंत विषु के दिन रात की, संपूर्ण विश्व में दिन रात की अवधि 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है। दोस्तों 21 जून को अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। जब दिन बड़ा है तो रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। दोस्तों यहां ध्यान देना है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो दिन रात की अवधि बराबर होती है अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। जब दोस्तों हम इधर मकर रेखा की तरफ हम बात करें, सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो अर्थात दक्षिणी गोलार्ध का तो सबसे बड़ा दिन हो गया।
दक्षिणी गोलार्ध का तो सबसे बड़ा दिन हो गया, परंतु उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो गया। इसी को हम राजस्थान में ऐड कर सकते हैं कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है अर्थात मकर रेखा की तरफ होता है, और मकर रेखा की तरफ होता है तो 22 दिसंबर को राजस्थान के साथ हम ध्यान रखेंगे, चाहे भारत पहुंचे चाहे राजस्थान पहुंचे, सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। दोस्तों याद रखना है, दिन रात की अवधि बराबर होती है 21 मार्च 23 सितंबर को। सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, ठीक है। सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को। अब इसको उल्टा भी कर सकता है, सबसे बड़ी रात होती है, तो सबसे बड़ी रात कब होगी, जब दिन छोटा होगा, ठीक है। और सबसे छोटी रात कब होगी, जब दिन बड़ा होगा, तो रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यह जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों फिर से बता दूं, शरद विषु और बसंत विषु का ध्यान रखेंगे। 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषु और 23 सितंबर को बोलते हैं शरद विषु। अब इसके बाद में अगर हम बात करें सूर्य की जो किरणें हैं, इनकी अगर हम बात करें तो तिरछी और सीधी कहां पड़ती हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सूर्य की किरणों की राजस्थान में बात करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, तो देखिए राजस्थान में सूर्य की किरणें, एक तो हमें ध्यान देना दोस्तों सीधी किरणें, और एक हमें ध्यान देना है तिरछी किरणें, ठीक है। एक तो कौन सी हो जाएंगी, सीधी किरणें, और एक कौन सी हो जाएंगी, तिरछी किरणें। तो देखिए राजस्थान में जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो कहां पड़ती हैं। राजस्थान में सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं बांसवाड़ा जिले में। कहां पड़ती हैं, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के अलावा अगर हम बात करें उसके बाद कहां, तो डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़, फिर अगर हम बात करें और कहां पड़ती हैं, तो झालावाड़ दोस्तों याद रखना है, फिर हम बात करेंगे किसकी, उदयपुर की। तो ये राजस्थान में जो सीधी किरणें हैं, इनका कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब भाई, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, और आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो जरूर ध्यान रखें, सूर्य की किरणों का अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे पहले बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर झालावाड़, फिर उदयपुर। अब सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं, तो तिरछी किरणों की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं गंगानगर जिले में, और किसमें, हनुमानगढ़। फिर जैसे हम बात कर लेंगे, जैसे बीकानेर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, ये क्षेत्र आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सूर्य की किरणें जो सीधी कहाँ पड़ती हैं, तो सीधी में ये याद रखेंगे, और तिरछी कहाँ पड़ती हैं, तो तिरछी पड़ती हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। ये जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। तो देखिए दोस्तों, ये तो होगी राजस्थान की स्थिति के बारे में बात हो गई। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, सूर्य के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, और सूर्य के संदर्भ के साथ साथ हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, इनकी भी हमने बात की है। यहाँ पर सूर्य कब चमकता है, ये सारी हमने बातें की हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं विस्तार की। दोस्तों विस्तार जो है, राजस्थान के विस्तार की अगर हम बात करेंगे, तो राजस्थान के विस्तार की अगर हम बात करें तो एक तो आ जाएगा अक्षांशीय विस्तार, और एक आ जाएगा देशांतरीय विस्तार। ये हम बात करेंगे। एक तो आ जाएगा अक्षांशीय विस्तार, और एक कौन सा आ जाएगा, देशांतरीय विस्तार। देखिए, ये विस्तार पढ़ने से पहले हमें अक्षांश और देशांतरों का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ एक छोटा सा टॉपिक हम पूरा कर लेते हैं, अक्षांश और देशांतर। तो देखिए ध्यान दें, अक्षांश और देशांतर, उसके बाद में हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति व विस्तार, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति व विस्तार, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम बात करें अक्षांश जो हैं उनकी स्थिति,
अक्षांश। अक्षांश जो है दो स्थानों के मध्य कोणीय दूरी बनाने का काम करते हैं। देखिए, दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने के काम में आते हैं अक्षांश। जैसे हम कह दें ये पृथ्वी हो गया और इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री है। ये क्या है? 0 डिग्री है। पृथ्वी पर क्या हो गया? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के बाद में जैसे इस 0 डिग्री के समानांतर जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये समानांतर हो जाएंगी जिनमें एक समान दूरी है दोस्तों सब में। ये हमें ध्यान में रखना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किनकी? अक्षांशों की। किनकी बात कर रहे हैं? अक्षांशों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो अक्षांश हैं वो कितने हैं पृथ्वी पर? अगर हम बात करें अक्षांशों की, अक्षांश, तो अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश कितने हैं? 0, मतलब एक तो कौन सी हो गई? भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री के ऊपर 90 और 0 डिग्री के नीचे 90। तो 0 डिग्री प्लस 90 बराबर कितने हो गए? एक तो 0 हो गया, 90 180 बराबर कितने हो गए? 181। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो बनता है हमारा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की कितनी संख्या है? तो अक्षांशों की संख्या पूछे तो हमें क्या बताना है? 181। दोस्तों अगर वो हमसे ये प्रश्न पूछ ले अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ जो 90 डिग्री अक्षांश है, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये बिंदु के रूप में है, न कि रेखा के रूप में। किसके रूप में है? बिंदु के रूप में है। तो 181 में से अगर हम -2 कर दें तो कुल अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 179 हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ जरूर ध्यान रखना है, प्रश्न को इस प्रकार से पूछे कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या है, तो कुल अक्षांशों की संख्या तब तो हम क्या बताएंगे? 181। और जब हमसे ये पूछे कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो हम बताएंगे 179। 179 क्यों बताएंगे? देखिए दोस्तों ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये एक बिंदु के रूप में है, न कि रेखा के रूप में। तो ये दो हम अगर माइनस कर देंगे तो कितने आ गए? 179। दोस्तों ये ध्यान रखना है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, ये जरूर ध्यान रखना है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर की होती है दोस्तों। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे इनकी लंबाई कम होती जाएगी, जबकि इनके बीच समान दूरी समान रहेगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर की। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? 179। कुल अक्षांश कितने हो गए? 181। दोस्तों अभी जो हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में बात की थी, 0 डिग्री को हमने बोला है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये ध्यान रखना है दोस्तों, विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं, विषुवत रेखा। दूसरा जो हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश, अर्थात इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। फिर दोस्तों अगर आ जाए 23.5 डिग्री साउथ तो ये हो जाएगी मकर रेखा। और दोस्तों अगर और भी हम याद करें तो ये आ जाएगा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोल देंगे आर्कटिक रेखा। अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में बात की थी, जब सूर्य के सापेक्ष स्थिति पढ़ रहे थे तब की बात है, ये आ गई आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री अगर हम साउथ की बात करें तो ये हो गई अंटार्कटिक रेखा। थोड़ी देर पहले वीडियो में हमने ये सभी चर्चाएं कर ली थी। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा गया है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा गया है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा गया है? मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो क्या कहलाएगा? आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक रेखा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई अक्षांशों की। अब अक्षांश जो हैं वो दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने काम में आते हैं। दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने काम में आते हैं। दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने काम में आते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे, एक हो जाएगा आपका जो
जलवायु है। अक्षांश किसका निर्धारण करते हैं? जलवायु का निर्धारण भी करते हैं। अक्षांश किसका निर्धारण करते हैं? जलवायु का निर्धारण भी अक्षांशों के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं किनकी? देशांतरों की। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खड़ी रेखाएं जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे ये अगर हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो खड़ी रेखाएं हैं इनकी अगर हम बात करें इस प्रकार से, ये दोस्तों ये क्या बन रही हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं। ये क्या है? देशांतर रेखाएं। फिर देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी ये अक्षांश रेखाएं थी। ये क्या थी? अक्षांश रेखाएं थी। जैसे जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये किसकी आकृति बन जाएगी? आपने कभी ग्लोब पर देखा होगा, इस प्रकार से ये काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो खींची हुई हैं। ये दोस्तों अक्षांश और देशांतर दोनों आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने अक्षांशों की बात कर चुके हैं और ये आ गया आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों याद रखना है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ध्यान दें, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस साइड में 180 और इस साइड में 180 देशांतर है। 180 और 180, ये ध्यान रखना है। अब आपसे पूछे कुल देशांतर, कुल देशांतर, तो हम बताएंगे दोस्तों 180 प्लस 180 बराबर 360। 180 प्लस 180 बराबर 360 कुल देशांतर हो गए। अब दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि सर जब हमने अक्षांश पढ़ा तो आपने 0 प्लस 90 प्लस 90 इस प्रकार से किया, 0 को भी काउंट किया, परंतु यहां आप कह रहे हो कि 180 प्लस 180, तो 0 यहां काउंट नहीं हो रहा है क्या? या 0 डिग्री देशांतर रेखा काउंट नहीं हो रही क्या? दोस्तों पृथ्वी क्या है? गोल है। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर है ये एक ही है, तो 0 डिग्री इनमें काउंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। पृथ्वी क्या है? गोल है, क्योंकि ये जो 180 वाला छोर है, ये 180 वाला छोर है, ये आपस में क्या है? इस प्रकार से मिले हुए हैं, इस प्रकार से मिले हुए हैं, ये ध्यान रखना है। तो कुल देशांतर कितने हो गए? 180 प्लस 180 बराबर 360। अब आपसे पूछे दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है? तो दो देशांतरों के मध्य दूरी की अगर बात करें, दो देशांतरों के मध्य दूरी, ये जरूर ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है? तो दो देशांतरों के मध्य दूरी है 111.34 किलोमीटर। ये दो देशांतरों की मध्य दूरी होगी दोस्तों। साथ ही हमें ये याद रखना है, ये जो देशांतर हैं, ये देशांतर समय का निर्धारण करते हैं। समय के निर्धारण में काम में लिए जाते हैं। समय के निर्धारण में काम में लिए जाते हैं। कौन है? देशांतर जो हैं। दो स्थानों के मध्य अगर समय ज्ञात करना हो तो उनके लिए हम किसकी बात करेंगे? तो देशांतरों की बात करेंगे। दोस्तों समय का निर्धारण इनसे किया जाता है। तो समय का निर्धारण जब किया जाता है दोस्तों, ये याद रखना है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और आपको ये पता है कि हमारे सौर दिवस की जो अवधि है वो 24 घंटा है। सौर दिवस की अवधि क्या है? 24 घंटा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर 360 देशांतर हैं वो सूर्य के सामने से गुजरते हैं। 360 देशांतर जो हैं सूर्य के सामने से गुजरते हैं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की अगर घूर्णन दिशा आपसे पहुंचे, घूर्णन दिशा जो है पृथ्वी की घूर्णन दिशा पूछे, तो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है या पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है उसकी घूर्णन गति की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पूर्व की तरफ घूमती है, ये ध्यान रखना है, पूर्व की तरफ घूमती है। और ये याद रखना है कि 360 देशांतर जो हैं सूर्य के सामने से गुजरने में कितने घंटे का समय लेते हैं? 24 घंटे का समय लेते हैं। तो देखिए, मैं अगर ये कहूं 24 घंटे में
सूर्य के सामने से देशांतर गुजरते हैं, तो कितने देशांतर गुजरते हैं? देखिए दोस्तों, अभी आपने पढ़ा 24 घंटे में 360 देशांतर गुजरते हैं। कितने देशांतर गुजरते हैं? 360। अब आपसे प्रश्न पूछे 1 घंटे में कितने गुजरेंगे, तो 1 घंटे में गुजरेंगे दोस्तों 360/24। अतः दोस्तों यहां 1 घंटे में कितने देशांतर आ जाएंगे? 15। कितने देशांतर गुजर जाएंगे 1 घंटे में? 15 देशांतर 1 घंटे में गुजरेंगे। दोस्तों जरूर ध्यान रखना है, यहाँ 24 घंटे में सूर्य के सामने से कितने देशांतर गुजरते हैं? तो 360 देशांतर गुजरते हैं। तो 1 घंटे में कितने देशांतर गुजरेंगे? 15। अब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो 15 देशांतर हैं वो कितने मिनट में गुजरते हैं? तो 60 मिनट में। तो देखिए दोस्तों 15 देशांतर सूर्य के सामने से गुजरते हैं, सूर्य के सामने से गुजरते हैं। 15 देशांतर सूर्य के सामने से गुजरते हैं तो कितने मिनट में? अभी ये यहां 1 घंटा था दोस्तों, अब देखिए 15 देशांतर सूर्य के सामने से गुजरते हैं तो 60 मिनट में। 60 मिनट कह दें या 1 घंटा कह दें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एक देशांतर गुजरेगा तो देखिए दोस्तों 60/15 अर्थात 15 चौका 60। तो कितना टाइम लगेगा एक देशांतर को? 4 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए 2 देशांतरों के मध्य समय अंतराल 2 देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितने मिनट का है? 4 मिनट का है। कितने मिनट का हो गया? 4 मिनट का हो गया। 2 देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितने मिनट का हो गया? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। 2 देशांतरों के मध्य समय अंतराल होता है 4 मिनट का। ये 4 मिनट आपने कैसे निकाला? देखिए दोस्तों कि 24 घंटे में सूर्य के सामने से कितने देशांतर गुजरते हैं? 360, इसलिए 1 घंटे में गुजरेंगे कितने? 15। अब 15 देशांतर गुजरते हैं कितने मिनट में? 60, तो 1 देशांतर गुजरेगा 4 मिनट में। अब देखिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें 2 रेखाओं की बात करते हैं, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ब्रिटेन के जो ग्रीनविच शहर है यहाँ से गुजरती हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए दोस्तों, इसके क्या क्या नाम हैं, ये नाम जरूर याद रखने हैं। इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसका दूसरा नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। ग्रीनविच रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, इसे मध्यांतर रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्यांतर रेखा। और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये क्या हो गई हमारी? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्या हो गई? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या कहेंगे इसे? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हो गई है। अब दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हो गई तो इससे विश्व के सभी देशों के जो समय जोन है उसका निर्धारण है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, इसी से किया जाता है। दोस्तों इसके इस साइड में अगर हम बात करें, ये जो प्रशांत महासागर है, इसमें जो बेरिंग सागर है यहां से खींची हुई है आपकी
ये जो है ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको हम देखिए क्या कहते हैं, ये हो जाएगी हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दोनों में ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों यहां ध्यान देना है, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसकी कुछ हम बातें करते हैं। तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती हैं, प्रशांत महासागर से गुजरती हैं, प्रशांत महासागर से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? प्रशांत महासागर से गुजरती हैं। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है, इसका निर्धारण जो है, निर्धारण 1884 में किया गया। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। ये कितनी जगह से मोड़ी गई है? तो हम ये कह दें यह 8 जगह से मोड़ी गई है, मोड़ी गई है। कितनी जगह से मोड़ी गई है? 8 जगह से मोड़ी गई है दोस्तों। अब 8 जगह से मोड़ी गई है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 8 जगह से मोड़ी क्यों गई है? तो देखिए दोस्तों, 8 जगह से इसलिए मोड़ी गई है, ये क्या है? तिथि रेखा है। सूर्य उदय पूर्व में होता है। किधर होता है? पूर्व में, क्योंकि सूर्य जो है हमेशा पृथ्वी जो है सूर्य के सामने हमेशा जो घूमती है वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सूर्योदय किधर होगा? पूर्व में। अब अगर ये जो रेखा का जो निर्धारण है हम अगर प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीपों से कर देते तो जो स्थल वाला भाग है वहां पर एक दिन में 2 दिन होते या 2 वारे होते। जैसे इसके इस साइड में सोमवार है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर पूर्व की तरफ हम हैं तो सोमवार हो, और अगर पश्चिम की तरफ आ जाएं तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात जो ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें तो इधर अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की बात। तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का जो निर्धारण है वो निर्धारण किया गया था 1882 में। दोस्तों ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण 1882 में किया गया तथा जो तिथि रेखा है इसका निर्धारण 1884 में किया गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अगर हम यहां से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना है, अगर हम इस प्रकार से बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट की वृद्धि हो रही है। जैसे मैं ये कह दूं ये देशांतर है, ये क्या है? देशांतर है। ये क्या हो गए? देशांतर है। तो प्रत्येक देशांतर पर समय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। प्रत्येक देशांतर पर कितना समय बढ़ रहा है? 4 मिनट का समय बढ़ रहा है दोस्तों। जैसे मैं ये कह दूं यहां 12 AM है, तो आपसे पूछे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो आप क्या कहेंगे? 12:04 का समय होगा। आपसे पूछे 2 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा? तो आप कहेंगे 12:08 होंगे। फिर दोस्तों आपसे कहे 3 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा? 12:12 होंगे। 4 पर क्या हो जाएगा? 12:16 हो जाएंगे। 5 पर क्या हो जाएगा? 12:20 हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ता रहेगा। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, या ये कह सकते हैं हम जहां जिस देशांतर पर हैं उससे पूर्व की तरफ जाएं, हम जिस देशांतर पर हैं उससे पूर्व की तरफ जाएं तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ेगा, और अगर वहां से पश्चिम की तरफ बढ़े तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोस्तों यहां हमें याद रखना है एक जो भारतीय मानक समय रेखा है उसको, ये आ गई आपकी भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा है दोस्तों, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा क्या हो गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा हो गई। क्या है ये 82.5 डिग्री? तो भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा
भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों ये याद रखना है 0 डिग्री देशांतर से भारतीय समय रेखा जो है वो कितने आगे है, कितना समय आगे है भारत का? तो हम कह दें भारत का कितना समय आगे है, तो देखिए दोस्तों 82.5 डिग्री की बात कर रहा है। हमने अभी बात की है 4-4 मिनट प्रत्येक देशांतर पर बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें 82 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 328। अब 82.5 है तो 2 और बढ़ा दो, तो 2 और बढ़ा दे, ये किसका बढ़ गया? आधा देशांतर। ठीक है, आधा देशांतर का ये बढ़ गया, तो ये कितने हो गए? 330। अब 330 की अगर हम बात करें तो टोटल समय में कितना हो गया? मतलब 0 डिग्री देशांतर से या अंतरराष्ट्रीय मानक समय से भारत का समय कितना आगे है? 330 मिनट आगे है। तो दोस्तों 330 मिनट की अगर हम बात करें तो घंटे बनाए इनके, तो 330 में अगर हम 60 का भाग दे देंगे तो 5 घंटे और 30 मिनट आ जाएंगे। 5 घंटे और 30 मिनट। तो आपसे पूछा जाए भारत का समय अंतरराष्ट्रीय समय से कितना आगे है, तो हम कहेंगे दोस्तों 5.5 घंटे आगे हैं। ये 5.5 घंटे किस प्रकार से आगे हुए? रटे नहीं इनको, हर फैक्ट का हमें पता होना चाहिए। 5.5 घंटे आगे कैसे हुए? तो दोस्तों कि भारत जो है उसकी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। वो क्या है? पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर, अर्थात अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से पूर्व की तरफ है। तो दोस्तों हमें पता है कि जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा। तो हम 82 पर हैं, तो पहले 82 को 4 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे? 328। फिर आधा शेष और बचा। अगर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है या एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय है वो 4 मिनट का है, तो आधा देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो वो कितने मिनट का होगा? 2 मिनट का होगा। तो देखिए दोस्तों 328 और 2 कितने हो गए? 330। 330 में अगर हम 60 का भाग देंगे तो 5 घंटे और 30 मिनट आ जाएंगे। दोस्तों एक प्रश्न और आता है इस समय रेखा का, जो है ये प्रश्न आता है कि ये समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों ये जो समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है, ये जरूर ध्यान रखना है, गुजरती है। आपसे पूछे भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो हम क्या कहेंगे? 5 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों वो 5 राज्य कौन से हैं? नंबर 1 अगर हम बात करें यूपी, नंबर 2 हम बात करें एमपी, नंबर 3 हम बात करें छत्तीसगढ़, नंबर 4 हम बात करें आंध्र प्रदेश, और नंबर 5 हम बात करें ओडिशा। दोस्तों ध्यान रखना है भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं। वो 5 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ हैं, आंध्र प्रदेश हैं, और कौन सा है? ओडिशा है। दोस्तों ये हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात हो गई, भारतीय समय रेखा की बात हो गई, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो गई। अब आगामी जो क्लास होगी दोस्तों उसमें हम बात करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।